नमस्कार। चलिए आज इतिहास के उन पन्नों को पलटते हैं जहां दो तुर्क हमलावरों ने उत्तर भारत की कहानी हमेशा के लिए बदल दी। जी हां, हम बात कर रहे हैं महमूद गजनवी और मोहम्मद गौरी के। आइए इनकी कहानी और इनके असर को करीब से समझते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आखिर इन दो लोगों ने ऐसा क्या किया कि भारत का पूरा इतिहास एक नए मोड़ पर आ खड़ा हुआ। चलिए इसी सवाल के जवाब को इस पूरी चर्चा में ढूंढते हैं। तो बात शुरू होती है 11वीं और 12वीं सदी के उत्तर भारत से। जरा सोचकर देखिए, एक ऐसा इलाका जो कई छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ है और ये राज्य आपस में ही लड़ रहे हैं। इसी राजनीतिक बिखराव ने अफगानिस्तान की तरफ से आने वाले तुर्क हमलों की दो बड़ी लहरों के लिए दरवाजे खोल दिए। इस पहली लहर का चेहरा था महमूद गजनवी, सुबुक्तगीन का बेटा। इतिहास उसे एक लुटेरे के तौर पर ज्यादा याद रखता है। उसका इरादा कोई बड़ा साम्राज्य खड़ा करना नहीं था। उसका असली मकसद था यहाँ की बेहिसाब दौलत को लूटना। वैसे ये बात वाकई दिलचस्प है कि महमूद के असली इरादों को लेकर इतिहासकारों में आज भी बहस होती है। एक तरफ इरफान हबीब जैसे विद्वान हैं जो कहते हैं कि उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ दौलत लूटना था, तो वहीं दूसरी तरफ उसी का दरबारी इतिहासकार उत्बी इन हमलों को इस्लाम फैलाने के लिए एक जिहाद का नाम देता है। सच शायद इन दोनों के कहीं बीच में हो। महमूद अपने इरादों को लेकर कितना सीरियस था, इसका अंदाजा सिर्फ एक नंबर से लगाइए, 17। इतिहासकार हेनरी इलियट के मुताबिक उसने सिर्फ 27 साल के अंदर भारत पर 17 बार हमले किए। सोचिए, ये दिखाता है कि उसकी रणनीति कितनी साफ थी, बस लूटो और जाओ। और इन 17 हमलों में से एक हमला ऐसा था जो सबसे ज्यादा बदनाम हुआ। साल 1025 में गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर किया गया हमला। ये सिर्फ एक मंदिर की लूट नहीं थी, ये भारत के गौरव पर सीधा हमला था। कहते हैं कि इस एक ही रेड से उसे इतनी दौलत मिली जितनी उसके बाकी सारे अभियानों को मिलाकर भी नहीं मिली थी। तो फिर महमूद गजनवी की विरासत क्या रही? देखिए, उसने उत्तर पश्चिम भारत का पूरा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर हिलाकर रख दिया। भारतीय राजाओं की सैन्य कमजोरियां दुनिया के सामने आ गईं और दौलत, वो तो बेहिसाब लूट कर ले गया। हाँ, उसने पंजाब को अपने साम्राज्य में जरूर मिलाया, पर वो कभी एक साम्राज्य बनाने वाला शासक नहीं बन पाया। उसका काम विनाश करना और लूटना ही रहा। तो गजनवी के जाने के बाद क्या हुआ? उसने पीछे एक खालीपन छोड़ दिया और भारत की कमजोरियों का एक नक्शा भी। लगभग 150 साल बाद स्टेज पर एंट्री होती है एक और तुर्क हमलावर की, मोहम्मद गौरी। लेकिन गौरी का मकसद महमूद से बिल्कुल अलग था। वो यहाँ सिर्फ लूटपाट करने नहीं आया था, वो एक स्थायी साम्राज्य की नींव रखने आया था। पर गौरी के लिए रास्ता इतना आसान नहीं था। उसने शुरुआत तो अच्छी की, 1175 में मुल्तान पर कब्जा कर लिया। लेकिन 3 साल बाद 1178 में जब वो गुजरात की तरफ बढ़ा तो उसे जोर का झटका लगा। माउंट आबू के पास रानी नायका देवी की सेना ने उसे बुरी तरह हरा दिया। ये भारत में उसकी एक बड़ी हार थी, जिसने उसे अपनी रणनीति बदलने पर मजबूर कर दिया। तो इस हार ने गौरी को एक बात तो सिखा दी कि गुजरात का रास्ता आसान नहीं है। लिहाजा उसने अपना पूरा फोकस पंजाब और दिल्ली पर लगा दिया। और यहीं पर इतिहास के वो निर्णायक युद्ध लड़े गए जिन्होंने न सिर्फ गौरी की बल्कि पूरे उत्तर भारत की किस्मत बदल दी। तराइन और चंदावर की युद्ध। साल था 1191। जगह थी तराइन का मैदान। आमने सामने थे मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान, और इस पहली लड़ाई में जीत हुई पृथ्वीराज चौहान की। गौरी बुरी तरह हारा और उसे मैदान छोड़कर भागना पड़ा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। गौरी हार मानने वालों में से नहीं था। वो पूरी तैयारी के साथ लौटा। ठीक 1 साल बाद वही मैदान, वही 2 दुश्मन, लेकिन इस बार नतीजा बिल्कुल उल्टा था। 1192 में तराइन की दूसरी लड़ाई में मोहम्मद गौरी जीत गए। अब सोचने वाली बात है कि सिर्फ 1 साल में ऐसा क्या बदल गया? जो कल तक हारा हुआ था वो आज विजेता कैसे बन गया? ये भारतीय इतिहास के उन बड़े सवालों में से एक है जिसका जवाब अगर कुछ और होता तो शायद आज का नक्शा भी कुछ और होता। पर इसी एक जीत ने भारत में तुर्क शासन के लिए दरवाजे हमेशा के लिए खोल दिए। देखिए, तराइन की जीत सिर्फ एक लड़ाई की जीत नहीं थी, ये एक शुरुआत थी। गौरी यहीं नहीं रुका। 1192 में पृथ्वीराज चौहान को हराकर दिल्ली अजमेर पर कब्जा जमाया। फिर 2 साल बाद 1194 में चंदावर में जयचंद्र को हराकर गंगा के मैदानों तक अपना कंट्रोल फैला लिया। और फिर उसने अपना सबसे स्मार्ट मूव चलाया। उसने जीते हुए इलाकों का गवर्नर अपने सबसे काबिल गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को बना दिया।
यहीं से एक साम्राज्य की नींव पड़नी शुरू हुई। तो जब हम इन दोनों को एक साथ देखते हैं, गजनवी और गौरी को, तो एक पूरी तस्वीर साफ होती है। ऐसा लगता है जैसे एक ने जमीन तैयार की और दूसरे ने उस पर इमारत खड़ी कर दी। ये सफर था लूट से सल्तनत तक का, और यहीं से भारत में एक नए युग की शुरुआत हुई। चलिए, दोनों में फर्क को और साफ साफ समझते हैं। महमूद का मकसद धन लूटना, गौरी का मकसद साम्राज्य बनाना। एक खैबर दर्रे से आया तो दूसरा गोमल दर्रे से। गजनवी की विरासत पंजाब पर कब्जे तक सिमट कर रह गई, लेकिन गौरी ने दिल्ली सल्तनत की नींव डाल दी। जमीन आसमान का फर्क था दोनों में। और अब एक हैरान करने वाली बात, गौरी कितना प्रैक्टिकल था, इसका एक गजब का सबूत मिलता है उसके सिक्कों में। जरा सोचिए, एक हमलावर और उसके देहलीवाल सिक्के पर क्या है? एक तरफ देवी लक्ष्मी की तस्वीर और दूसरी तरफ देवनागरी लिपि में उसी का नाम, मोहम्मद बिन साम। मतलब साफ था, वो जानता था कि अगर यहाँ राज करना है तो यहाँ के लोगों के प्रतीकों को भी अपनाना होगा। और फिर गौरी की मौत के बाद साल 1206 में उसी के कमांडर कुतुबुद्दीन ऐबक ने आधिकारिक तौर पर दिल्ली सल्तनत की स्थापना की। ये भारत में एक बिल्कुल नए दौर की शुरुआत थी, तुर्क अफगान शासन का दौर, जो अगले 300 सालों से भी ज्यादा चलने वाला था। तो चलिए आखिर में उसी सवाल पर लौटते हैं जहां से हमने ये पूरी बात शुरू की थी, पर एक नए नजरिए से। क्या ऐसा कहा जा सकता है कि महमूद गजनवी के लगातार विनाशकारी हमलों ने उत्तर भारत को अंदर से इतना खोखला कर दिया था कि मोहम्मद गौरी के लिए यहाँ एक साम्राज्य खड़ा करना कहीं ज्यादा आसान हो गया? ये वो सवाल है जो इन दोनों के किरदारों को इतिहास में हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे से जोड़ देता है। इस पर सोचिएगा जरूर।